नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन का वक्त बचा है, तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारक की सूची में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल के अलावा 6 मई को भी कर्नाटक में रैली की तैयारी है। उधर कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक चुनाव के महारण का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों के रणबांकुरे अपने योद्धाओं का जोश बढ़ाने के लिए रण में उतर चुके हैं। तो एक तरफ जहां अपने योद्धाओं का जोश बढ़ाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक पहुंचे जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। उस बात को आप याद। सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, यहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मैसूर से चेन्नई, अभी धारवाड़ से बैंगलोर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे कि नहीं मिलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को मकान मिले तो उसका रास्ता कमल का बटन दबाने से आएगा। ये उधर यूपी में निकाय चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी सारे तालमेल बैठा रही है। चुनाव प्रचार में अखिलेश, शिवपाल, जयंत साथ में प्रचार करेंगे। तो क्या अखिलेश को जयंत का साथ दिलाएगा पार्टी को मजबूती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल ये भी, क्या जनता में विश्वास पैदा कर पाएगी ये जोड़ी? रिपोर्ट आप देखिए पहले। जैसे जैसे यूपी में गर्मी से पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे निकाय चुनाव का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव को लेकर हर तरह की इक्वेशंस बनाने में लगे हुए हैं। तभी तो निगमों की लिस्ट में भी फेरबदल तक हो रहे हैं। वैसे भी चुनाव अखिलेश ही नहीं बल्कि चाचा शिवपाल और जयंत की सियासी ताकत को तोड़ने वाला होगा। तभी तो चुनावी मैदान में अखिलेश, शिवपाल, जयंत मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में चुनाव भले ही छोटा हो, मगर इसके सियासी मायने शिवपाल, अखिलेश और जयंत के लिए काफी बड़े हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अच्छा अपना दबदबा रखते हैं। यहाँ पर उनका वोट बैंक काफी अच्छा है। वोटों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। जयंत की ताकत मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा में आरएलडी का वोट बैंक। जयंत का अखिलेश, शिवपाल के साथ मिलकर प्रचार करना बीजेपी के वोट बैंक को सेंध लगा सकता है।
हालांकि चुनाव में बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। जनता के बीच में जाकर अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पर ये तीनों नेताओं की जोड़ी बीजेपी के सिरदर्द बनेगी या नहीं, और अखिलेश की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएगी या नहीं, ये तो निकाय के नतीजों से तस्वीर साफ हो पाएगी। सूबे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बीच काफी खींचातानी इन दिनों देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव में कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और दोनों ही पार्टियां अपने किसी भी प्रत्याशी को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव के जो परिणाम होंगे, अगर वो गठबंधन के अनुकूल नहीं आते हैं, तो इससे गठबंधन के भविष्य पर भी काफी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं 2024 में क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, इसकी भी काफी दशा और दिशा निकाय चुनाव के परिणाम घोषित करेंगे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चाचा शिवपाल जब अखिलेश से जुदा हुए तब सवाल उठते थे कि साइकिल के बिना अधूरे हैं, मगर अब एक बार फिर से चाचा साइकिल पर सवार हैं, मगर अपनी सियासत ताकत से वो साइकिल की रफ्तार बढ़ाएंगे या फिर उनके सियासी वजन से साइकिल पंचर होगी, देखना वाकई में दिलचस्प होने जा रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने मौका वारदात पर कॉलविन हॉस्पिटल समेत 40 जगहों के सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू की है। साथ ही खुल्लाबाद थाने के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो वहीं जांच में फिलहाल तीनों बाइक जब्त की गई हैं, जो कि अस्पताल कर्मियों की ही बताई जा रही हैं। उधर सीजीएम कोर्ट ने तीनों शूटर्स को 4 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण से पूछताछ करेगी। साथ ही क्राइम सीन पर उन्हें ले जाकर सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी है। उधर शाहगंज एसओ अश्विनी कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसआईटी एसओ और बाकी पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ कर चुकी है। उधर सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें सीएम योगी ने फरार आरोपियों पर चर्चा की। पुलिस को यह है कि पुलिस ने जो कुछ रिश्वत काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। माफिया अतीक और उसके बाद अशरफ की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। प्रयागराज के वार्ड क्रमांक 45 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार ने मांग की है कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता राजकुमार ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद की हत्या योगी सरकार ने कराई है। अतीक अहमद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलने के साथ उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने यह भी कहा कि अतीक को तिरंगे के साथ राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफन किया जाना चाहिए था, क्योंकि अतीक अहमद सांसद रहे हैं। साथ ही अतीक की कब्र पर कांग्रेस प्रत्याशी ने तिरंगा लगाया, जिस कारण कांग्रेस ने राजकुमार को पार्टी से निकाल दिया। अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे। अशरफ वाली कौन सी? अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। ये अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं, और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है, तो अतीक अहमद को संसद से, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे?
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आपका स्वागत है। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में छात्रों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है। युवाओं की मांग है कि सरकार एक बेहतर नियोजन नीति लागू करे। पिछले 3 दिनों से छात्र महा आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला गया, तीसरे दिन यानी कि आज के दिन झारखंड बंद का आह्वान किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं झारखंड की युवाओं की। युवाओं का यह आक्रोश है प्रदेश की सोरेन सरकार पर। युवाओं की ओर से प्रदेश में बुधवार के दिन झारखंड बंद का आह्वान किया गया। झारखंड की युवाओं की मांग है कि सरकार एक ऐसी नियोजन नीति लागू करे जिससे सूबे के युवाओं का, छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो। आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पूरे झारखंड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज रामगढ़ जिला के कोठार चौक में रोड जाम किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो काला कानून लाया गया है, जो 60-40, वो कदम झारखंडियों के हित के लिए ये कानून नहीं है। इसी को देखते हुए आज झारखंड के चप्पा चप्पा बंद है। उसी का समर्थन में आज हम लोग कोठार चौक में बंद किए हुए। 60-40 ना चलतो काला कानून वापस ले। हेमंत सोरेन होश में आओ। जी, अभी जो फिलहाल हम लोग के झारखंड राज्य में 60-40 का जो नीति लागू किया गया है, वो हम लोग को कभी मंजूर नहीं है और इसी के विरोध में हम लोग झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है और पूरा झारखंड आज बंद है। सरकार से मांग करेंगे कि इसको यथाशीघ्र इस नियम को बदला जाए और झारखंड के हित में फैसला लिया जाए। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से सुबह 6 बजे से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। राजधानी रांची के कई इलाकों में बंद कराया गया। रांची के मोहराबादी में बंद समर्थकों ने सब्जी मंडी और आसपास लगने वाली दुकानों को भी बंद कराया। हालांकि छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी नजर आ रही है और बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर भी हमलावर है। देखिए, छात्रों ने बंद का आह्वान किया है और ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सरकार के लिए बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति है, क्योंकि जिस छात्र शक्ति ने उनके साथ सपने देखे थे और उन्हें सत्ता में बिठाने का कार्य किया था, वो पिछले 3 दिनों से लगातार सड़कों पर है, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उनका सर फट रहा है, लेकिन सरकार निष्ठुर बनकर चुपचाप बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी की यह सरकार लाठी डंडों से छात्रों को पीटने वाली सरकार है, उनके सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार है और छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का राह अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को हमारी चेतावनी है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्र शक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो, संयम का परिचय हो, क्योंकि इसी छात्र शक्ति ने बड़े बड़े तानाशाहों के शासन को उलट दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने वादा खिलाफी की है। आदिवासी मूलवासियों को 100% आरक्षण देने की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति बनाने की बात हो, 15 लाख नौकरियां की बात हो 3 वर्षों में, उसी के खिलाफ छात्रों का ये आक्रोश है। पिछले 3 दिनों से छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला गया और तीसरे दिन यानी कि आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सरकार इतनी कुंभकर्णी नींद क्यों सोई हुई है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि झारखंड के युवाओं को अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सवाल ये भी कि एक बेहतर नियोजन नीति को ला पाने में सरकार क्यों विफल साबित हो रही है? रांची से राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। बाईस अप्रैल से 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, जिसमें यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं मुख्य सचिव एस.एस. संधू का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया जाए और इसके साथ ही पिछले वर्ष तैयारियां अच्छी थीं, उसके मुकाबले इस वर्ष भी तैयारियां अच्छी हैं। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों को अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट रखने को कहा गया है। साथ ही यात्री को पंजीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी डॉक्टरों को देनी होगी।
चारों धामों का रिव्यू किया है। पिछले साल भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले साल से भी काफ़ी अच्छी तैयारी की है। सभी जिला की जितनी टीमें हैं और विभाग हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कई नई चीज़ें जैसे सफाई के लिए, प्लास्टिक को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या कहीं ज़्यादा की है। पुलिस का जो है अरेंजमेंट वो भी है पिछले साल से भी काफ़ी बेहतर है। आपको जो जब यात्रा शुरू होगी तो देखने को। पेयजल विभाग को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसको देखते हुए आज पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है। पेयजल सरकार की प्राथमिकता में है और उन्होंने कहा कि किसी को असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और बनाग्नि है, पेयजल है इस समय में, चूंकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बैठक होगी। उधर टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे टीएमसी के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल मुकुल रॉय ने कहा है कि वो हमेशा से बीजेपी के साथ थी। अगर बीजेपी मुझे अपने साथ लेती है तो आगे भी रहूंगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुकुल रॉय ने। पूरा आप वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, बीजेपी ने कहा था कि आपने धोखा दिया है। अब क्या धोखा मौका हो जाएगी आसानी से? धोखा मौका कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से पूरा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छील रहे थे, अभी भी बीजेपी में है। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। मुलाकात हुई है क्या होने वाली? पॉलिटिकल काज देखिए, दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है, कोई बात करेगा तो बात करे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।